बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कैफ 7 चैप्टर नंबर 1 जो कि एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन चल रहा है बेसिकली कंपनी से रिलेटेड। हमने इसमें कंपनी को कैटेगराइज किया था, टाइप्स ऑफ कंपनीज बनाई थी। हमने कहा था कि कंपनी को कैटेगराइज करने के 3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स कल कंपनी की कैटेगरीज बनाई बिटवीन 2 मेजर कैटेगरीज। वन इज प्राइवेट कंपनी एंड अदर इज पब्लिक कंपनी। व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम में ये 3 कंडीशन लगी हुई हो। नंबर 1 रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर, नंबर 2 लिमिट मेंबर टू 50, नंबर 3 प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक। इन्विटेशन टू पब्लिक मींस पब्लिक को शेयर सेल करना, एक प्रोस्पेक्टस छाप के उसके ज़रिए से, वो अगले चैप्टर्स में हम जाकर पढ़ रहे होंगे। अगर ये 3 रिस्ट्रिक्शन किसी कंपनी में लगी हुई हैं तो ये कंपनी क्या कहलाती है? प्राइवेट कंपनी। लेकिन ये जो लिमिट मेंबर टू 50 है, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी हमने पढ़ी थी कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू कर दें तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे, और अगर कोई लोग ज्वाइंट शेयर होल्डर हों तो उनको भी सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा। फिर हमने कहा यार प्राइवेट कंपनी 2 तरह की हो सकती है, सिंगल मेंबर कंपनी एंड अदर देन सिंगल मेंबर। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जिसके उसमें आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम में ये तीनों कंडीशंस ना हो, रिवर्सल हो, ना लगी हो, यानी कि या लॉ ने तो इसको कैसे डिफाइन किया? कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा जी, ये कंपनी जो है ये पब्लिक से शेयर बेच सकती है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, इनविटेशन ऑफर कर सकती है, यानी हमारे शेयर परचेज कर लें। इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, अनलिस्टेड एंड लिस्टेड। अनलिस्टेड कौन सी कंपनी थी? जिसको पब्लिक को इनवाइट करने का राइट तो है लेकिन उसने ये राइट अभी एक्सरसाइज, लेकिन अगर एक्सरसाइज कर लिया है तो देन इट इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के दूसरे नाम क्या हैं? कोटेड कंपनी। ठीक है ना, लिस्टेड कंपनी का दूसरा नाम क्या है? कोटेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज वो इदारा है जहां पर इक्विटीज क्या होती हैं? ट्रेड होती है। ठीक है ना, वहां पर इक्विटीज बिक रही होती हैं। फिर हमने इनकी डेफिनेशन को भी देख लिया था। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अ पब्लिक कंपनी मे और मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं? लिस्टिंग। कि यार हम आजकल लिस्टिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसका मतलब है ये लोग आजकल स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पूरी करके अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करवाना चाहते हैं ताकि जनरल पब्लिक जो है वो शेयर खरीद सके या बेच सके। पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज एंड दे आर ट्रेडेड एज पर रेगुलेशन ऑफ दैट स्टॉक एक्सचेंज। जाहिर है स्टॉक एक्सचेंज के कोई अपने रूल्स, रेगुलेशन, कोई तरीकाकार, कोई सब कुछ होगा ना। अब लफ्ज इस्तेमाल कर दिया सिक्योरिटीज। जब ये जो सिक्योरिटीज का लफ्ज है ना, ये थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव टर्म है शेयर से। शेयर के अंदर तो खाली शेयर्स आ जाते हैं, सिक्योरिटीज के अंदर डिबेंचर भी आ जाते हैं, बॉन्ड भी आ जाते हैं, लोन नोट भी आ जाते हैं, कोई भी चीज़। वो कभी आपने I2B में भी ये बातें पढ़ी थी, ठीक है ना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर पढ़ी थी। आगे MFA पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे। ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़ किसी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही हो उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेज कैपिटल। जाहिर है जब हम किसी शख्स को ये कहते हैं ना यार आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लें, मसलन हम कहते हैं यार आप राइस के शेयर खरीद लें, फर्ज कर लें अगर लॉ अलाउ भी कर दे। वैसे तो हमने अभी पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ना, हम कहते हैं ना एक लॉ अलाउ कर देते हैं। आप बाइक खरीदने जाते हैं,
आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, आप लैपटॉप ख़रीदने जाते हैं, आप ख़रीदते वक्त सबसे एक अहम बात क्या देखते हैं? इसकी रीसेल क्या है। भाई अभी तो आज तो आप बाइक खरीदने जा रहे हो, आज तो गाड़ी खरीदने जा रहे हो, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं यार वो गाड़ी बताओ, वो बाइक बताओ, वो मोबाइल बताओ जिसकी रीसेल भी हो। यानी अगर मेरा एक एसेट है ना भाई, मैं अपने एसेट को क्या करना चाहता हूँ? डिस्पोज ऑफ करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। तो पता चले यार ये तो बिकता ही नहीं है, तो फिर इंसान खरीदते हुए ही थोड़ा सा टची हो जाता है, कम खरीदता है, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी का शेयर ऐसा है जिसको बेचना बिल्कुल आसान है, लिस्टेड कंपनी का शेयर। इसलिए लोग क्या करेंगे, लोग अपनी कंपनी के शेयर को क्या कोशिश करेंगे, अपनी कंपनी को लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट करेंगे ताकि लोग आसानी से शेयर खरीदें, आसानी से बेचें, क्योंकि जिस चीज़ की रीसेल अच्छी होती है उसकी खरीदार भी ज़्यादा हो जाते हैं। Securities are tradable financial instrument used to raise capital. It includes equity securities यानी शेयर की सारी फॉर्म, एंड डेट सिक्योरिटीज यानी डिबेंचर, लोन नोट, तो ये जो भी इस तरह के प्रेफरेंस शेयर, सारा कुछ इसके अंदर आ गया। तो किसी भी चीज को हम स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत उसको वहां एनलिस्ट करवा सकते हैं। फायदा क्या होगा? आपकी कंपनी ट्रेडेबल हो जाएगी। बाद दफ़ा आपको खुद भी अपने एसेट बेचने होंगे तो आसानी से बिक जाएंगे, 1 सेकंड में शेयर बिक जाएंगे, 1 सेकंड में बायर सेलर अवेलेबल होगा। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर एंटिटी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। Public unlisted company have not made an offer of their share to general public, hence their share are not traded on stock exchange. हाँ, इनके पास राइट है, दे कैन एक्सरसाइज राइट, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो वो डायरेक्ट लोगों को शेयर नहीं ऑफर कर सकती। पहले अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर, हाँ कन्वर्ट तो हो सकती है, आपने एसएमसी बनाई, सिंगल मेंबर कंपनी बनाई, बाद में आप उसे प्राइवेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप प्राइवेट से पब्लिक में भी जा सकते हैं, पब्लिक से लिस्टेड में भी जा सकते हैं, ये प्रोसेस रिवर्स भी चल सकता है। एक लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड में भी कन्वर्ट हो सकती है, एक लिस्टेड कंपनी, हाँ उसके लिए और उसूल ज़ाब्ते कोई बनाने पड़ेंगे ना कि यार लोगों को, एक कंपनी है मसलन निशात मिल है फर्ज कर लें, तो ये कंपनी है, ये इस वक्त कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। अब हम लोग इसके शेयर क्यों खरीद रहे हैं? क्यों? लिस्टेड कंपनी है भाई, खरीद लेते हैं, बेचने पड़ेंगे, बिक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बायर सेलर अवेलेबल है। फर्ज करें निशात मिल जो है स्टॉक एक्सचेंज को लेटर लिख दे कि यार हम तो डी लिस्ट होना चाहते हैं, तो हम तो एकदम से परेशान हो जाएंगे ना कि यार ये क्या हुआ, अगर ये डी लिस्ट हो गई तो फिर हम अपने शेयर बेचेंगे कहाँ पे, बायर कहाँ से ढूंढेंगे? अभी तो क्लास पढ़ाते पढ़ाते शेयर बेच देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब है कोई और भी रूल्स होने चाहिए जो मेरे इस राइट को भी क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, इस राइट को मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो डेफिनेटली कोई रूल्स होंगे, कोई रेगुलेशन होंगे, कोई तरीकाकार होगा, उसके तहत मुझे एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि यार अगर मैंने लिस्टेड कंपनी के शेयर समझ के खरीदे थे और अब ये कंपनी अनलिस्टेड होने जा रही है, तो मुझे एक फेयर चांस मिले कि भाई हम अनलिस्टेड हो रहे हैं, अगर आप अनलिस्टेड में नहीं रहना चाहते तो अपने शेयर बेचने तो हमें बेच दो। कोई ऐसा प्रोसीजर होगा, अगरचे वो प्रोसीजर इस वक्त हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो एक लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड में कन्वर्ट हो सकती है, एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड में हो सकती है, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है। एक और टर्म्स आ गई विच इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चे को क्रिएट हो जाती है, पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट, कहते हैं ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब है ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, but LUMS is not a
पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। तो पब्लिक, वो कहता है जी कहाँ जॉब करें, कहते हैं यार पब्लिक सेक्टर में जॉब करनी है, यानी सरकारी जॉब करनी है, ठीक है ना। सरकारी इदारा, सरकार का इदारा, गवर्नमेंट का इदारा, इसको हम क्या कहते हैं, अगर ये इदारा कंपनी बन के चल रहा हो तो फिर इसको क्या कह देते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा जी, पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट less than 51% of the voting securities or voting power of which are held by government or any agency of the government or a statutory body। अब मैं जरा इसको अलग अलग करता हूं, ये तो एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन लिखी हुई है, इससे हमने सिर्फ एक बात समझी है, एक ऐसा इदारा जिसके अंदर गवर्नमेंट के 51% वोटिंग सिक्योरिटीज हों, यानी गवर्नमेंट के पास 51%, मोर देन 50%, 51 रादर, उसके पास शेयर हो, या वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी और इन रेस्पेक्ट ऑफ विच गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। अब दो तीन बातें हो गई, एक आ गया वोटिंग, एक आ गया शेयर। पहली बात आ गई, गवर्नमेंट के पास 51% शेयर, या गवर्नमेंट के पास वोटिंग राइट 51%, या गवर्नमेंट के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इलेक्ट होने हैं ना, ये पहले ही एज पर एग्रीमेंट ये बात शामिल हो कि भाई अगर 7 डायरेक्टर हैं तो इसमें से 4 जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, यानी मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। इनमें से कोई एक भी बात पूरी हो जाए किसी कंपनी में तो उस कंपनी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी। इनमें से कोई एक भी बात पूरी हो जाए तो हम क्या कहते हैं, ये कंपनी कौन सी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। मसलन हम इसे अलग अलग करते हैं, हम कहते हैं डायरेक्ट कंट्रोल है गवर्नमेंट का, मतलब अ कंपनी बिकम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इफ इट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट एजेंसी और स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली 51% शेयर हो किसी कंपनी में, या गवर्नमेंट के किसी इदारे, किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास हो, तो तब भी पब्लिक सेक्टर। जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना, गवर्नमेंट की बॉडी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी कंपनी के 51% शेयर होल्ड करता हो तो तब भी वो इदारा भी क्या बन जाएगा, मसलन पाकिस्तान रेलवे इज अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विच इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान रेलवे इज अ पब्लिक सेक्टर, ठीक हो गया, डायरेक्टली कंट्रोल। Indirect control. A company can also become a public sector company if it is indirectly controlled by the government, government agency or statutory body. Indirect control can be through intermediary entities or organizations that have direct control from the government. जैसे ये हमारी कंपनी है ना SNGPL, हमारी ICAP की अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर भी है ये SNGPL, सुई गैस की जो कंपनी है, ठीक है ना। अब है तो ये एक लिस्टेड कंपनी है, आप इसके शेयर परचेज कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर अवेलेबल हैं, एक लिस्टेड कंपनी है। लेकिन ये कैसी कंपनी है, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशन लाइक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL and government holding private limited has indirect control over the management and administration of the कंपनी के ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। अगर आपको ना समझ आ रहा हो कि यार गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि नहीं है,
सुई गैस का कनेक्शन लेने जाएं तो मिलता है कि नहीं मिलता? अगर आजकल आप कोई घर अपना बनाएं, आप गैस का कनेक्शन अप्लाई करें तो मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो बस यकीन करें फिर गवर्नमेंट की कंपनी होगी, फिर गवर्नमेंट की कंपनी होगी, क्योंकि प्राइवेट तो लोग हों, इस सारे को हम प्राइवेटाइज कर दें तो बाकी हमारे मुल्क में आधा कॉल सेंटर का जो बिजनेस है ना वो यूटिलिटी कंपनी से रिलेटेड है। यूएसए में, यूके में तमाम यूटिलिटी कंपनी, ये गैस, बिजली, पानी, ये सब क्या है? प्राइवेटाइज हैं। वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए कॉल सेंटर बनाते हैं। वहाँ रिवाज ये है कि वो लोगों को कॉल करके कहते हैं कि यार आप हमारी यूटिलिटी इस्तेमाल कर लें, फिर वो ऑफर्स करवाते हैं। अब ये कॉल सेंटर हमारे पाकिस्तान में ही बने हुए, यानी एक कंपनी दूसरे को compete करिए, दूसरी तीसरे को compete करिए, तीसरी चौथे को compete करिए। कंपटीशन आएगा, कभी इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, तो एफिशिएंसी खुद ही आ जाएगी, चीज़ें खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त था पीटीसीएल ना पाकिस्तान का वाहिद टेलीकम्युनिकेशन का एक इदारा था। तो पीटीसीएल का जो लैंडलाइन, उस वक्त होता ही लैंडलाइन था, जो लैंडलाइन कनेक्शन लगा करता था वो ऐसे ही लगता था कि अगर आपको टेलीफोन लगवाना है, आज आप एप्लीकेशन दे दें तो कुछ 10 साल बाद, 15 साल बाद आपकी बारी आती थी पीटीसीएल का कनेक्शन लेने के लिए। तो जो थोड़े पढ़े लिखे समझदार लोग होते थे ना, मसलन पता लगा जी आपने प्लॉट खरीद लिया, तो कहते थे यार ना टेलीफोन का कनेक्शन अप्लाई कर दो। कहते यार अभी तो मैंने घर बनाना भी नहीं। कहता जब बनाना है, जब तक ही नंबर आएगा। फिर प्राइवेटाइज कर दिया हमने इस सेक्टर को। फिर क्या हुआ? फिर जोंग आ गया, फिर मोबिलिंक आ गया, फिर फुला आ गया, फिर डिफरेंट ऑपरेटर्स आ गए। आज क्या स्टेटस है? आज पीटीसीएल वाला लाइनमैन फिर रहा हो ना, और वो देखता है कि यार यहाँ घर बन रहा है, कहते सर वो कनेक्शन लगवाना है आपने? कहते हाँ। पहले शाम को कनेक्शन लगा जाता है, अगले दिन एप्लीकेशन लेके आता है कि सर ये साइन कर दें, आपने वो कनेक्शन लगवा दिया। क्या हुआ? जब कंपटीशन आया तो सबको ठीक होना पड़ गया। आज अब ये सारे इदारे, ये पीटीसीएल, ये वाले सुई नादरन गैस, ये सारा प्राइवेटाइज करें, कल को ऐसे ही होगा। को कहेंगे हमारे वाली गैस इस्तेमाल कर लें, वो कहेंगे हमारे वाली कर लें, वो कहेंगे हमारे वाली कर लें। कभी जब ये नए नए इदारे आए ना, पॉकटेल के नाम से कंपनी शुरू में, सबसे शुरू में जो लोग आए, पॉकटेल आई, मोबिलिंक आया, तो इनकमिंग के भी चार्जेस पड़ते होते थे। अगर आप कॉल सुनते हैं तो वो 2-2.5 रुपए पर मिनट उस वक्त कॉल की कॉस्ट आती थी, सुनने की, करने की तो छोड़ दें अभी आप। और आज क्या हो गया? कॉल की कॉस्ट 0 होगी, रफली 500-700 रुपए का पैकेज ऑन कर लें, सारा कुछ जो कुछ करना करते हैं। अच्छा जनाब, तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे हो गया, तो ये इदारा कैसे कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट? इन इदारों के थ्रू, क्योंकि ये इदारे गवर्नमेंट के हैं और ये इदारे इधर कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट इनकी 50% से ज़्यादा है, तो ये कौन सा कंट्रोल आ गया? इनडायरेक्ट कंट्रोल आ गया। इसका मतलब है 2 मेजर पब्लिक सेक्टर कंपनी बनने की 2 मेजर तरीके तो हमें यहाँ समझ आ गए, एक डायरेक्ट कंट्रोल और एक इनडायरेक्ट कंट्रोल। गवर्नमेंट उस इदारे के थ्रू कंट्रोल करे जो इदारा गवर्नमेंट का है, और एक है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करे। ठीक होगी बात? बेनिफिशियल ओनरशिप। If the government or any government agency or statutory body has beneficial ownership of the company, it becomes a public sector company. Beneficial ownership refers to the right to enjoy the benefit of the ownership, even though the title or property or asset is in another name. Pakistan Telecommunication, PTCL, where the government of Pakistan has beneficial ownership through its majority stake 62% held by Pakistan Telecommunication Authority. असल में तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास इख्तियार है, लेकिन ये वाली एग्जांपल कभी हम और भी एक लफ्ज में पढ़ेंगे कि एक होता है ऑनरशिप होना और एक होता है कंट्रोल होना। ठीक है ना? एक है ऑनरशिप 51% है। 51% ऑनरशिप होने का मतलब क्या है असल में? कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास होगा, मेजॉरिटी आपकी होगी। जब आपकी मेजॉरिटी होगी तो फिर आप जो मर्जी अप्रूवल करवा लेंगे। जब आपकी मेजॉरिटी ना हो तो कितना तड़पना पड़ता है। ना समझ आए तो आजकल की गवर्नमेंट को चेक कर लें कि अगर मेजॉरिटी ना हो
तो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है ना। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जो उन्हें डीजल डीजल कहते थे वो उनको अब उनका चेहरा नूरानी नजर आता है ठीक है ना। और जिन्हें वो जिनके वो साथी थे उन्हें लगता है यार इन्होंने की हो गया थे साढ़े नाल सन, ठीक है ना। तो कोई जब मेजॉरिटी ना हो तो फिर ऐसे मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन बाद दफ़ा क्या होता है, कॉरपोरेट दुनिया में एक कॉन्ट्रैक्ट और भी क्रिएट किया जाता है जिसे हम कहते हैं बेनिफिशियल ऑनरशिप या कंट्रोल। जैसे हमने 26% शेयर ऑफर कर दिए पीटीसीएल के, किसको, एतिसलात को, दुबई की कंपनी को, और उनसे इन्वेस्टमेंट ले ली जाहिर है कि जी 26%। उन्होंने कहा 26% से हम ये इदारा कैसे चलाएंगे, हम तो माइनॉरिटी में होंगे। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि नहीं, पॉलिसीज आपकी चलेंगी, अगरचे आपके पास शेयर 26% होंगे लेकिन नहीं, पॉलिसी आपकी चलेंगी, सारा कंट्रोल आपका होगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं कंट्रोल होना। तो बाज़ दफ़ा अगर आप कम शेयर होल्डिंग से भी कंट्रोल दे दें तो असल में तो हमने क्या देखना है, कंट्रोल देखना है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन चला रहा है कंपनी को। नहीं, किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा कितने अरसे के लिए आप ऐसा करें। ये दुनिया की बड़ी इस्टेब्लिश कॉरपोरेट की दुनिया की टर्म है कि ठीक है यार, आपको पता है कि किसी इदारे से हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आके इम्प्रूवमेंट लेकर आए। मतलब हर चीज़ को सियासी एंगल से नहीं देखना। मसलन फ़र्ज़ किया, क्या पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे मैनेज हैं? क्या मज़ा आ जाता है पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जाएं तो? मज़ा आ जाता है, ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूएई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और कहे कि यार आप हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं ना, इसका ऑपरेशन आप मैनेज कर दें। शेयर तो आप हमारे से ले लें सिर्फ और सिर्फ 25-30%, लेकिन कंट्रोल सारा आपका होगा। तो इससे हमारा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? फ़ायदा होगा, हमारी चीज़ डेवलप हो जाएगी, हमारा काम सही हो जाएगा, हम इंटरनेशनली थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी इस्टेब्लिश मेथडोलॉजी है जिसके ज़रिए से ऐसा कर लिया जाता है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। 51% और मोर वोटिंग, a company is considered a public sector company if not less than 51% of the voting securities or voting power is held by government or any government agency or statutory body। जैसे पीएसओ की बात है, पीएसओ में गवर्नमेंट के पास मोर देन 51% शेयर्स हैं, इसीलिए पाकिस्तान स्टेट ऑयल इज आ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारा हर इदारा जो गवर्नमेंट ओन्ड है वो ख़राब नहीं है। मतलब पीएसओ हमारी स्टॉक एक्सचेंज की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज के अंदर है। ओजीडीसी हो गया, पीपीएफएल हो गया, ये जो बड़ी बड़ी इदारे हैं ये हमारे बहुत अच्छे मैनेज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में होने के बावजूद बहुत अच्छे मैनेज हैं। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर की ज़्यादातर वो कंपनीज जिनसे आपका हमारा वास्ता पड़ता है वो अच्छी मैनेज नहीं है, वहाँ मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा ख़राब है। लेकिन ये जो ज़्यादा हाईटेक कंपनीज है ना, पीएसओ हो गया, पीपीएफएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, ये सारे इदारे बेहतरीन जो हैं, ये वेल इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनली जैसे इदारे चलते हैं वैसे ही चल रही हैं। पावर टू इलेक्ट और नॉमिनेट डायरेक्टर, ये वही वाली बात आ गई कि अगर आप ये कहें कि नहीं, क्योंकि कंपनी, अगर एक कंपनी है तो कंपनी ने चलना कैसे है, डायरेक्टर के थ्रू। मसलन एक कंपनी में 15 डायरेक्टर, इनकी मीटिंग होनी है, इस मीटिंग में मेजॉरिटी चाहिए कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। वो कहते हैं यार नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है 30%, उसका मतलब है इसका 30% डायरेक्टर इनके आएंगे, 30% से तो मेजॉरिटी नहीं आई। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं यार, आप इन 15 में से 8 डायरेक्टर हम आपको राइट दे रहे हैं, बाकी लोग आएंगे। अब क्या हुआ, मेजॉरिटी आपकी। अब आप चलाएं कंपनी को जनाब। ये बात लिखी हुई है, पावर टू इलेक्ट और नॉमिनेट। A company is deemed a public sector company if the government or any government agency or statutory body has the power to elect, nominate or appoint majority of its director।
अगर गवर्नमेंट को इख्तियार दे दिया जाए कि जनाब इसके जो डायरेक्टर है ना वो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर आप नॉमिनेट करेंगे, गवर्नमेंट तो किसी को नॉमिनेट करेगी ना, किसमें? A company is deemed a public sector company if the government or any government agency or statutory body. Now, ICAP is a body corporate. ठीक है ना? ICAP में भी जो हमारे कौंसल मेंबर होते हैं, ठीक है ना, उनमें से कुछ कौंसल मेंबर कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। बल्कि आजकल जो हमारी कौंसल चल रही है ये दुनिया के किसी भी अकाउंटेंसी बॉडी की सबसे पावरफुल वो है, कौंसल है। गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो कौंसल मेंबर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब कौंसल मेंबर हैं नॉमिनी, और SCCP के चेयरमैन कौंसल मेंबर हैं, ठीक है ना। ऐसे हाई अप्स जो हैं वो कौंसल मेंबर में शामिल है। लेकिन ये कहाँ से आते हैं? ये नॉमिनी के तौर पे आते हैं, गवर्नमेंट की नॉमिनेशन पर आ रहे हैं। एक है कि कुछ कौंसल मेंबर जो हैं वो कहाँ से आते हैं? वो इलेक्ट होते हैं। जैसे अब अगला साल है ना 2025, आपके लिए तो स्कीम आ रही होगी ना, तो 2025 में एक नई स्कीम आ रही है, एजुकेशन स्कीम आ रही है, लेकिन 2025 ही हमारा इलेक्शन का ईयर भी ICAP का। अब इसमें क्या होगा? इलेक्शंस होंगे, हम जो मेंबर्स हैं हम वोट डालेंगे और फिर एक नई कौंसिल आएगी और फिर अगले 4 साल 5 साल के लिए ICAP उस तरह चल रहा होगा। वो कह रहे हैं अगर एक ऐसी कंपनी हो जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो फिर उस इदारे को भी क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ लिस्टेड कंपनी, यू कैन परचेज शेयर। अभी मार्केट ओपन होगी, आप जा सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, इसलिए इट इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इफ एन एसोसिएशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट and is licensed by the Security and Exchange Commission of Pakistan, it can be considered a public sector company if it meets any of the aforementioned criteria. कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी कल जिक्र आएगा, कल के लेक्चर में शायद हम यही पढ़ रहे होंगे ज़्यादा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना, चैरिटी है या जो भी है। बल्कि उसे टेक्निकली देखेंगे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे तो कमा सकती है लेकिन पैसे कमाने के बाद उससे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, पैसे कमा सकती है। लम्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल। एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा फीसिस कौन सा इदारा ले रहा है? तो जाहिर है सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा होगा? लम्स कमा रहा होगा। लेकिन लम्स इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। लम्स इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि लम्स नहीं चाहता, जाहिर इदारे को चलने के लिए तो पैसे चाहिए ना। अगर ये नॉर्मल, अगर फीसिस नहीं लेगा और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर तो इसे हमें चलाना पड़ेगा कैसे? शौकत खानम की तरह। शौकत खानम इज ऑल्सो ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन शौकत खानम कैसे चल रहा है? लोगों के सदकात से, खैरात से, ज़कात से, कुर्बानी की खालों से। अब अगर लम्स फीसें ना ले तो फिर लिखा होगा इस दफ़ा कुर्बानी की खाल लम्स को दे। रमज़ान में बैनर लगे होंगे कि लम्स को भी याद रखें। जाहिर है पैसे तो चाहिए ना। तो एक इदारा ऐसा बनता है वो कहता है कि नहीं 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 यार, हमने ऐसे नहीं पैसे, खुदा ना खास्ता उस तरह पैसे इकट्ठे करना बुरी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैसा है। तो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं पैसे इकट्ठे करते हैं, हम अपने पैसे खुद कमाएंगे। हाँ, लम्स के जो डायरेक्टर्स हैं, जहाँ लम के जो असल में टेक्निकल नाम तो है, ट्रस्टीज जो हैं, उनको डिविडेंड नहीं मिल सकता। लम्स ने 20 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया, वो डिवाइड नहीं हो सकता। आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम में लिखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। राइज अगर प्रॉफिट कमाए तो हम एज अ डिविडेंड घर लेकर जाएंगे, लेकिन लम्स कमाए तो नहीं लेकर जाएंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आ गई ICAP। ICAP इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
अब आप कहेंगे सर हमारे से तो पैसे लिए जा रहे हैं। नहीं, आपसे ही नहीं ले रहे, हमारे से भी ले रहे हैं। क्वालिफाई करने के बाद भी एनुअल सब्सक्रिप्शन जमा करानी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ICAP कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसके पास कोई फाइनेंस के मसाइल हो और हमने कुर्बानी की खाने इकट्ठी करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। करोड़ों अरबों रुपए के रिजर्व मौजूद हैं ICAP, लेकिन कुर्बानी की खाने नहीं इकट्ठी करनी है। लेकिन क्या उस पैसे से कभी डिविडेंड अनाउंस कर दें कि यार हम जो मेंबर्स हैं हमें डिविडेंड आ गया ICAP की तरफ से? नहीं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो यहां से पता चलेगा ये इदारा कौन सा है, नॉट फॉर प्रॉफिट। अब अजम्पशन लें, अगर ICAP पे पिछले क्राइटेरिया में से कोई एक भी क्राइटेरिया पूरा पड़ जाए, मसलन अभी मैंने कहा कि कुछ नॉमिनी कौंसिल मेंबर आ रहे हैं, आप उसे डायरेक्टर ही कह लें, कुछ नॉमिनी कौंसिल मेंबर आ रहे हैं, अगर मेजॉरिटी ऑफ द कौंसिल मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करे तो ICAP बिकम्स पब्लिक सेक्टर। बात समझ आ रही है? यही लिखा हुआ है कि अगर किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ऊपर वाले क्राइटेरिया में से कोई बात पूरी पड़ जाएगी तो वो इदारा क्या बन जाएगा, पब्लिक सेक्टर इदारा बन जाएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हुए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। डरने की बात जी। इंशाल्लाह ताला कल यहाँ से आगे चलेंगे। ये आपने अब ज़रा साथ साथ याद भी करना शुरू कर दें, काम शुरू कर दें। अगले वीक में टेस्ट आ जाएगा हमारा पहला इंशाल्लाह।